कहा था कि जब संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत जिसकी मोटाई टी हो रख दिया जाता है तो इसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने पाया था कि धारिता C बराबर क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी फिर 1-1/k। ये आया था फार्मूला। C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी इंटू 1-1/k। पहले फार्मूला क्या था, पहले C बराबर क्या था, जब ये t नहीं था, अगर t बराबर 0 ले लिए, ठीक, यदि t बराबर 0 हो यानी कि परावैद्युत न हो, ठीक है, t बराबर 0 यानी परावैद्युत न हो, तब क्या करेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये t 0 हो जाएगा तो पूरा कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर परावैद्युत की मोटाई धीरे धीरे बढ़ा के d तक कर दिया जाए, यानी कि t बराबर अगर d कर दिया जाए तो C बराबर क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस, यहाँ पे भी डी हो जाएगा, फिर 1-1/k। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी माइनस माइनस प्लस डी बाई के, डी से डी कैंसिल के चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो कि पीछे ये फार्मूला आया था। ठीक है, तो जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक टी मोटाई का परावैद्युत रख दिया जाता है तो धारिता क्या हो जाती है, इतना, पहली धारिता कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर परावैद्युत की पूरी चौड़ाई प्लेट की चौड़ाई की प्लेट के बीच की दूरी के बराबर हो जाए तो के एप्सिलॉन नॉट बाई डी आया था। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डी में से कुछ घटा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ मतलब ये कुछ टर्म घटा हुआ है, तो डी में से कुछ घटाएंगे तो डी से पहले से वैल्यू छोटा आएगा, पहले से वैल्यू छोटा आएगा तो जब भाग देंगे इसमें तो पहले से बड़ी संख्या, हर में जितनी छोटी संख्या हो भाग देने पे भागफल उतना ही बड़ा आता है, यानी इन दोनों में तुलना करें तो यह वाला क्या होगा, बड़ा होगा, यानी धारिता क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत रख देते हैं तो प्लेट की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर कोई परावैद्युत रख देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। ठीक, गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो संधारित्र तो जानते हैं आप लोग, संधारित्र में क्या होते हैं, दो चालक होते हैं जिनमें से एक का संपर्क किससे होता है, स्रोत से, दूसरे का संपर्क किससे होता है, पृथ्वी से। तब यहाँ पे अभी समांतर प्लेट संधारित्र देखे तो समांतर प्लेट में दो समांतर प्लेट थे, एक का संपर्क हमने किसे किया था, सोर्स से, दूसरे का संपर्क हमने किसे किया था, पृथ्वी से। अब यहाँ पे गोलीय संधारित्र थे तो दो गोलीय चालक होंगे, कितने, दो गोलीय चालक होंगे जिनमें से एक का संपर्क स्रोत से होगा, यानी एक को आवेशित किया जाएगा, दूसरे को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, देखिए गोला नहीं बन रहा है, ये कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, आर है, स्मॉल आर मान लेते हैं, ये इसका केंद्र O है, ये गोलीय चालक A है। अब एक और गोलीय चालक होना चाहिए तो मैं इससे बड़ा एक और गोलीय चालक ले लेता हूँ, क्योंकि संधारित्र बनाना है तो दो चालक का होना बहुत जरूरी है, दोनों परस्पर नजदीक होने चाहिए। ठीक है, और इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, ये चालक B हो गया। अब आपको करना क्या है कि किसी एक चालक को आवेशित करना होता है, दूसरे चालक को क्या करना है, पृथ्वी से कनेक्ट कर देना होता है। तो मैं क्या करूंगा, A को आवेशित करूंगा, A को मैं आवेशित कर दे रहा हूं, A को मैं आवेशित कर रहा हूं और B का संपर्क मैं पृथ्वी से कर दे रहा हूं, B का संपर्क मैंने पृथ्वी से कर दिया। और जैसे ही चालक A को आवेशित करेंगे तो चालक के पृष्ठ पर धनावेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, मालूम है सबको। जैसे ही गोला है A, इसको आवेशित करेंगे तो धनावेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। जैसे ही इसके पृष्ठ पे धनावेश वितरित होगा तो इसके बाहर वाला पृष्ठ जो कि B का आंतरिक पृष्ठ है, इस B का आंतरिक पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेरक की घटना होगी, तो प्रेरक के कारण B के आंतरिक पृष्ठ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस। और जैसे आंतरिक पृष्ठ माइनस आएगा तो बाहरी पृष्ठ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो बाहरी पृष्ठ प्लस है, बाहरी पृष्ठ किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से, तो सारा प्लस पृथ्वी चला जाएगा, तो कोई भी आवेश नहीं रहेगा, मतलब बाहर के लिए विभव VB कितना होगा, 0, बाहर के लिए। अंदर के लिए, अंदर इसके विभव मान लेते हैं VB, V के आंतरिक पृष्ठ का विभव VB है, A का विभव VA है। ठीक,
अब देखिए जब ए आवेशित हो गया है, ए को जैसे ही मैंने आवेशित किया तो आवेश के कारण इस पर विभव तुरंत उत्पन्न हो जाएगा, तो हम लोग विभव कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ए को कितना आवेश दिया जा रहा है, क्यू। क्यू कूलम आवेशित किया जाता है, ठीक है, जिससे उसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव हमने क्या मान लिया, वी ए मान लिया। क्या मान लिया कि इसके पृष्ठ पर कितना विभव उत्पन्न, वी ए। वी ए इसको मैं वी वन मान, फिर ए डैश। विभव फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0। आवेश कितना है, क्यू, और पृष्ठ, केंद्र से पृष्ठ की दूरी कितना है, स्मॉल आर। ये विभव उत्पन्न हो गया वी ए डैश। ए पे विभव, ए पे प्लस क्यू आवेश वितरित हुआ है, ए का कुल विभव कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू आवेश बटे आवेश से पृष्ठ की, केंद्र से पृष्ठ की दूरी, स्मॉल आर। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब ऐसे देखिए कि बी पर भी आवेश उत्पन्न हुआ है, ऋण आवेश, तो बी पर भी विभव उत्पन्न होगा। चालक बी पर उत्पन्न विभव मैंने मान लिया वो क्या, वी बी है, ठीक। तो वी बी को फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0। आवेश कितना है उतना ही आवेश होगा, जस्ट विपरीत दिशा में विपरीत आवेश होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्रेरक घटना में जस्ट विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, तो माइनस क्यू। और बटे केंद्र से बी के पृष्ठ की दूरी, केंद्र से बी के पृष्ठ की दूरी कितना है, कैपिटल आर। तो वी बी बराबर क्या हो गया, -1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर। इक्वेशन कितना हो गया, 2। अब ध्यान देंगे, जैसे पीछे पढ़े थे हम लोग कि समांतर प्लेट था, ए को हमने आवेशित किया था, तो बी पे ऋण आवेश हुआ था, बी के पिछले पृष्ठ पे धन आवेश हुआ था। तो बी का जो पहला पृष्ठ ऋण आवेशित हुआ था वो ए के पृष्ठ के विभव को क्या करता है, घटा देता है। जैसे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इसका विभव इसके विभव क्या कर देगा, घटा देगा। तो इसका विभव इसके विभव को घटा देगा, लेकिन जस्ट इसके बाहर वाला जो प्लस होगा वो प्लस वाला क्या करेगा, इसके विभव को फिर बढ़ा देता है। तो हमको क्या करना है, इस प्लस वाले को हमने किससे जोड़ दिया है, पृथ्वी से। पृथ्वी से कनेक्ट किया तो सारा प्लस किस पे चला गया, पृथ्वी, मतलब बाहरी पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है, बी के बाहरी पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं है, मतलब कि बी के पास केवल विभव क्या है, वी बी, जो कि माइनस में है। और ये ए के पृष्ठ पर कितना विभव है, वी ए। तो वी बी क्या करेगा, वी ए को क्या कर देगा, घटाएगा। कितना घटाएगा, जितना घटेगा, अब बी कुछ ना कुछ तो घटेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, कुछ ना कुछ विभव घटाएगा। जब इसका विभव घट जाएगा तो इसके विभव को पहले जितना फिर करने के लिए हमको क्या करना है, बाहर से फिर से आवेश देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम बाहर से फिर से आवेश देते हैं, और हमारा उद्देश्य ये क्या है संधारित्र में, कि संधारित्र का आकार बढ़ाना नहीं है, लेकिन आवेश को क्या करना है, अधिक मात्रा में संचित करना है। तो बी क्या करेगा, इसको विभव घटा देगा। तो कितना विभव घटा रहा है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बी देखो कितने विभव यहाँ पे, एक विभव यहाँ पे, एक विभव यहाँ पे है, एक बाहर वी बी। अब देखिए बी वाला ए की विभव को घटाएगा, तो कितना घटाएगा, हम लोग इसमें से घटा के देख लेते हैं। तो हम लोग निकालेंगे गोलीय पृष्ठ ए का कुल विभव v बराबर क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। कितना घटा रहा है वही निकाल लेते हैं। तो v बराबर, वी बी का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 माइनस क्यू बाई आर, फिर माइनस 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर। v का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा, -1/4πε0 कुल विभव v बराबर क्या होगा, विभव हमेशा जुड़ता है, घटता तो है नहीं, वी बी और प्लस वी ए, वी बी प्लस वी ए डैश। तो v बराबर क्या मिलेगा, 1/4πε0 माइनस में वी बी वैल्यू क्यू बाई आर, कैपिटल आर है, फिर प्लस 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर। तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से, 1/, स्मॉल आर प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में। तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा, आर माइनस स्मॉल आर बटे आर आर, ये मिला भी, और इंटू क्यू सब में इंटू क्यू, ये विभव मिल गया। और जैसे ही विभव मिला, हमारा उद्देश्य क्या है, धारिता निकालना है, संधारित्र की धारिता। तो v बराबर मिला है, क्यू यहाँ से लेकर भाग कर देते हैं, तो v बाई क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4πε0 आर माइनस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। जस्ट उल्टा, क्यू बाई भी क्या होता है, सी, तो इसको हम उल्टा इसी कर लेते हैं, क्यू बाई भी इक्वल टू 4πε0 फिर आर स्मॉल आर अपान आर माइनस आर। तो
तो क्यू बाई वी को क्या बोलते हैं, सी बराबर मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन आर माइनस आर। तो किसी भी गोलीय संधारित्र की धारिता कितना होता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल। कैपिटल आर क्या है, द्वितीय गोले की त्रिज्या, स्मॉल आर क्या है, प्राथमिक गोले की त्रिज्या। ठीक, ये हुआ। अब पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन मतलब कि संधारित्र को जोड़ना होगा। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र और गोली संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता था, दो समांतर धातु की प्लेटें होती थी, जिनमें से एक का संपर्क हम लोग किससे करते थे, स्रोत से, जिससे आवेशित करना होता है, और दूसरे को हम किससे संपर्क कराते थे, पृथ्वी से। जैसे ही ए को हम लोग आवेशित कराते थे तो प्रेरण की घटना के कारण बी का पृष्ठ भी क्या हो जाता था, आवेशित हो जाता था, और बी के दूसरे पृष्ठ पे विपरीत आवेश उत्पन्न होता था, और उसे पृथ्वी से हम लोग कनेक्ट करा देते। तो बी के यानी दूसरे चालक के जो दूसरा पृष्ठ होता है उसका विभव शून्य हो जाता है, और जो पहला पृष्ठ होता है दूसरे चालक का, वो पहले चालक के विभव क्या करता है, घटा देता है। जैसे ही पहले चालक के विभव के मान में परिवर्तन होता है यानी कमी आती है, तो उतना विभव फिर से बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले चालक को आवेशित करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिना चालक के आकार को बढ़ाए हम लोग चालक पर अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को संचित करा सकते हैं संधारित्र के सिद्धांत के अनुसार। तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो धातु की प्लेटें होती थी, दोनों समांतर होते थे। गोली संधारित्र में दो धातु की गोले होते थे, ठीक है, जिनमें से एक को आवेशित किया जाता था, दूसरे का संपर्क पृथ्वी से कर दिया जाता था। सेम कंडीशन था, हमने फार्मूला भी कैलकुलेट किया था। अब हम पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र है और उनको हम लोग को क्या करना है, उसकी धारिता और बढ़ाना है या जिस आवश्यकता अनुसार घटाना हो, हम लोग क्या करेंगे कि उसके संयोजन को पढ़ेंगे। संयोजन मतलब कि जोड़ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र को हम लोग दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक को बोलते हैं, मुख्य रूप से दो तरीके से जोड़ सकते हैं, होता तीन है। पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा होता है मिश्र संयोजन। तो मिश्र संयोजन सिलेबस में आपके नहीं पढ़ना है, केवल श्रेणी और समांतर पढ़ेंगे। मिश्र वाला केवल फार्मूला आपको तरीका बताया जाएगा जिससे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, बारी बारी से देखेंगे। तो संधारित्र के संयोजन मतलब संधारित्रों को आपको जोड़ना होगा। दो या दो से अधिक संधारित्र होंगे, उन्हें आपस में जोड़ना क्या कहलाएगा, संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक संधारित्र लेते हैं और उन संधारित्र को आपस में जोड़ते हैं। हम लोग इस प्रकार जोड़ते हैं कि संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का आवेश क्या हो, समान हो। तो इस संयोजन को हम लोग बोलते हैं क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता मैं मान लेता हूँ C1 है। ये दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता मैं मान लेता हूँ C2 है। एक तीसरा समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता मैं मानता हूँ C3 है। अब देखिए, पहला संधारित्र का ये पहला प्लेट है P1, ये P2, ये P1, ये P2, ये P1, ये P2। अब हमको क्या करना है कि इनको इस प्रकार से जोड़ना है कि सभी संधारित्र पे आवेश समान रूप से वितरित हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले संधारित्र का पहले प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, आवेश देते हैं Q, कैपिटल Q आवेश दिया। जैसे ही कैपिटल Q आवेश देंगे यहाँ पे प्लस Q वितरित हो जाएगा एक समान रूप से। जैसे यहाँ प्लस आएगा तो इसके जस्ट बगल वाले में प्रेरण की घटना से क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे इस पर माइनस आएगा तो इसके जस्ट बगल में दूसरा प्लेट है C2 का, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्रेरण की घटना से प्लस। जैसे इस पर प्लस आएगा इस पर फिर से माइनस, प्रेरण की घटना होती रहेगी और प्लस माइनस करके आवेश वितरित होता रहेगा। तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कि सब पे समान आवेश वितरित हुआ है। जितना कूलम यहाँ पे उतना ही कूलम यहाँ पे भी, हर जगह आवेश की मात्रा समान है, बस केवल प्रकृति में विपरीत है प्रेरण की घटना द्वारा। तब यानी कि हम इन सबको इस प्रकार संयोजित कर सकते हैं। ये कैपिटल Q। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर प्लेटों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम देख पा रहे हैं कि सभी संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का जो आवेश होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। यदि हम संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित करें कि प्रत्येक संधारित्र का प्रत्येक प्लेट एक समान रूप से आवेशित हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों के प्रत्येक प्लेट का आवेश क्या होता है, एक बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि देखिए यहाँ पे दूसरे संधारित्र का ये पहला प्लेट है, इससे पिछले वाले संधारित्र के दूसरे प्लेट से जुड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पे तीसरे का पहला प्लेट दूसरे के दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट उससे पिछले वाले संधारित्र के अगले प्लेट से जुड़ा हो, तो भी क्या कहला गया, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में हम देख रहे हैं कि आवेश हर जगह क्या है, बराबर है।
हमने प्लस क्यू आवेश दिया, यहाँ पे भी प्लस क्यू विद्युत हुआ है, इसे प्रेरण की घटना द्वारा यहाँ फिर यहाँ ऐसे ऐसे आवेश विद्युत होकर यहाँ तक पहुँच गया। तो आवेश तो एक बराबर है, तो डिफरेंट क्या होगा, देखिए ये दो बिंदु के बीच में ये दूसरा संधारित्र है, यहाँ पे विभव V1 होगा। ये संधारित्र दो अलग बिंदुओं के बीच में, तो यहाँ पे विभव क्या होगा, आपको मालूम है कि अलग अलग बिंदुओं के बीच में जितने भी यंत्र जुड़े होते हैं उनका विभव क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे विभव, सभी संधारित्र का विभव क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पा रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र का विभव अलग है। जब विभव अलग है तो हम लोग कुल विभव निकाल लेंगे। कुल विभव मतलब इन दो बिंदुओं के बीच में कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, विभव जुड़ता है हमेशा V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंस V1 कहाँ पे है, इस पहले संधारित्र का विभव है। तो संधारित्र का आपको क्या मालूम है, धारिता मालूम है। धारिता मालूम, विभव निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है C बराबर क्या होता है, Q/V को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो हम लिख सकते हैं क्या, V1 बराबर Q/C की जगह क्या लिखेंगे, C1 क्योंकि पहले के लिए है। ऐसे ही V2 लिख लेंगे Q/C2, ऐसे ही क्या लिखेंगे V3 Q/C3। उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो V बराबर क्या मिलेगा, Q/C1 प्लस V2 की जगह Q/C2 प्लस Q/C3। Q कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q आपके इधर डिवाइड हो जाएगा तो V/Q इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और Q/V को क्या बोलते थे, C। Q/V को क्या बोलते थे, C। जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका मतलब 1/C क्या है, इस पूरे संधारित्र के संयोजन की धारिता, या कह सकते हैं तुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, C क्या है, तुल्य धारिता, 1/C तुल्य धारिता, सॉरी व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। तो श्रेणी क्रम में जुड़े समांतर प्लेट संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम का योग होता है। फिर से, श्रेणी क्रम में जुड़े धारिताओं के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है समांतर क्रम संयोजन। इस श्रेणी क्रम संयोजन में क्या मिला, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे ही और भी होंगे तो 1/C4 प्लस वहीं से डॉट डॉट चला जाएगा। और दूसरा क्या आएगा, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, आप इस प्रकार प्लेटों को जोड़ेंगे कि किस समांतर क्रम संयोजन में आप प्लेटों को इस प्रकार जोड़ेंगे कि प्रत्येक प्लेट का जो विभव हो वो समान हो। विभव कब समान होता है, जब दो बिंदु के बीच में ही सभी यंत्र जुड़े हो। हमको क्या करना है कि ढेर सारे संधारित्र को दो बिंदु के बीच में ही जोड़ना। जैसे ये संधारित्र होगा जिसकी धारिता C1 है, और एक और संधारित्र ले लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा बनाए, इसकी धारिता C2, एक और ले लेते हैं, इसकी धारिता C3। अब इन तीनों को दो बिंदु के बीच में जोड़ना। मैं यहाँ एक बिंदु ले लेता हूँ, एक यहाँ बिंदु लेता हूँ। दो बिंदु बीच में जोड़ेंगे तो विभव क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दो बिंदु बीच में विभवांतर हमेशा सेम रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबके पहले प्लेट को इससे जोड़ देता हूँ और सबके दूसरे प्लेट को भी उस दूसरे बिंदु जोड़ देता हूँ, इस तरीके से। अब देखिए, जब प्रत्येक संधारित्र का, देखिए तीनों संधारित्र का ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। तो प्रत्येक संधारित्र का अगर पहला प्लेट किसी एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े हो तो ऐसे संयोजन को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। या कह सकते हैं कि यदि प्रत्येक संधारित्र किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जुड़े हो तो क्या कहलाएंगे, समांतर क्रम संयोजन। तो प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट किसी एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट किसी दूसरे बिंदु पर स्थिर हो तब उसे कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्र क्या होते हैं, दो बिंदु के बीच में ही स्थित होते हैं, इसलिए उन बिंदुओं के बीच में विभव हमेशा क्या होता है, बराबर, यानी प्रत्येक संधारित्र का विभव क्या होगा, बराबर।
ठीक। अब हम क्या करेंगे कि संधारित्र को आवेशित करना है, तो यहाँ से अगर आवेश हम क्यू देंगे तो ये आवेश 3 रास्ते से डिवाइड हो जाएगा। 3 रास्ते से डिवाइड हुआ, कुछ आवेश यहाँ पे चला जाएगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आवेश क्यू बन गया, कुछ आवेश यहाँ पे चला जाएगा Q2 और कुछ आवेश यहाँ पे चला जाएगा Q3। आवेश अलग अलग जा रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए आवेश अलग अलग जा रहा है। पीछे क्या था, विभव अलग अलग, तो हमने कुल विभव निकाला था। यहाँ से Q 3 भाग में टूटा है तो हम लोग कुल आवेश निकालेंगे। कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फिर लिखेंगे सिंस Q बराबर क्या होता है, C इंटू भी, संधारित्र के सिद्धांत से Q बराबर C इंटू भी, तो यहाँ से Q ऐसे रह जाते हैं, यहाँ पे Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू भी, क्योंकि विभव समान है, प्लस C2 इंटू भी, विभव समान है, प्लस C3 इंटू भी। तो Q यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, भी आके इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो Q बाई भी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। नहीं लिखा, Q बराबर हमने क्या लिखा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि यह Q 3 रास्ते से डिवाइड हो गया है, तो इन तीनों जोड़ेंगे Q के बराबर आ जाएगा। Q बराबर क्या होता है, C इंटू भी, Q बराबर क्या होता है, C इंटू भी, C इंटू भी, लेकिन यहाँ पे Q1 है तो C1 इंटू भी, क्योंकि सबके लिए बराबर है तो भी नीचे होगा। यहाँ पे C2 इंटू भी, यहाँ पे C3 इंटू भी, तो C इंटू भी कॉमन कर लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी कैंसिल, C बराबर क्या मिला, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी समांतर क्रम में जब संधारित्र को जोड़ेंगे तो उनकी तुल्य धारिता जो होगा वो संधारित्र की धारिताओं की योग के बराबर। पीछे क्या था, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम होता था, उनके अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर, लेकिन इसमें क्या है, व्युत्क्रम नहीं है। तुल्य धारिता C तो है लेकिन व्युत्क्रम नहीं है, तुल्य धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। अगर और भी संधारित्र होते हैं तो C बराबर क्या मिलता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 ऐसे है। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रत्येक प्लेट का दूसरा सिरा उसके आगे वाले प्लेट के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में और एक बात ध्यान रखना होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश एक समान रूप से वितरित होते हैं प्रत्येक प्लेट के, यानी आवेश बराबर होता है सभी संधारित्र का, लेकिन विभव क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि सभी संधारित्र अलग अलग बिंदु के बीच में जुड़े होते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रत्येक संधारित्र का जो प्रथम पृष्ठ होता है वह किसी एक स्थिर बिंदु पे होता है और दूसरा पृष्ठ किसी दूसरे स्थिर बिंदु पे जुड़ा होता है। यानी कहने का मतलब कि सभी संधारित्र क्या होते हैं, दो स्थिर बिंदु के बीच में जुड़े होते हैं, तो सभी संधारित्रों का विभव क्या होता है, समान होता है। पिछले वाले में आवेश समान था, इसमें क्या है, विभव समान है। इसमें विभव समान मतलब आवेश अलग अलग है, तो इसमें हमने आवेश को लिखा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फिर यहाँ से Q बराबर C इंटू भी होता है, हर जगह Q बराबर C इंटू भी, लेकिन Q1 तो C1 भी हर जगह सेम है, क्योंकि सबका भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हमें C मिला, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर और भी संधारित्र होते तो ऐसे ही प्लस करके जुड़ते चले जाते हैं। तो ये संयोजन होगा, संधारित्रों का संयोजन। तो आगे बढ़ेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा या चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी भी चालक को हम यहाँ पे आवेशित कर रहे हैं, आवेश क्या करें, संग्रहित करा रहे हैं, तो जब आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ता है। तो विभव परिभाषा क्या होता है कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ता है, और उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, उस चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक को आवेशित करने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। चालक की स्थितिज ऊर्जा मतलब कि बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। तो जब चालक को आवेशित करेंगे तो चालक का विभव बढ़ेगा, चालक का विभव बढ़ेगा तो कार्य करना पड़ता है, विभव बढ़ाने के लिए इसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य को क्या बोलेंगे, चालक की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, अब आपको मालूम है ऊर्जा क्या होता है, कार्य होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी संधारित्र की जो धारिता है वो C है, क्योंकि संधारित्र के लिए कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो मान लेते हैं, माना किसी संधारित्र की धारिता C है को Q कूलम
से आवेशित किया जाता है। तब चालक का विभव निकालते हैं। चालक का विभव V बराबर क्या होगा, C पता है, Q पता है, विभव बराबर क्या होगा, Q/C। ये चालक का क्या हो गया, विभव हो गया। अब जैसे ही चालक को आवेशित करेंगे तो बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ेगा। जब बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करेंगे उसी कार्य को क्या बोलते हैं, इसी यानी कुल मिलाकर हमको कार्य निकालना। अब हमारा देखिए कि छोटा आवेश हम देते हैं, माना चालक को dq कूलाम आवेशित करने के लिए dw कार्य करना पड़ता है। पहले हमने क्या किया, बहुत छोटा सा आवेश दिया किसको, चालक को, तो हमको कार्य कितना करना पड़ा, dw। तो आपको मालूम है कि कार्य dw कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विभव। आवेश कितना है dq और विभव कितना है v, तो v और dq। अब हम क्या करेंगे कि अभी सूक्ष्म रूप से आवेशित किए थे तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ा। हमको कितना आवेशित करना है, कुल q आवेशित करना है। तो q आवेशित करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चालक को q आवेशित करने पर, q कूलाम आवेशित करने पर कार्य कितना करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे। dw बराबर v dq, 0 से q तक, 0 से w, क्योंकि पहले क्या था, बहुत सूक्ष्म रूप से आवेशित था। पहले 0 से आवेश धीरे धीरे बढ़ाएं कहाँ तक, q तक। तो जब आवेश 0 है तो कार्य नहीं करना पड़ा, आवेश धीरे धीरे बढ़ा तो कार्य करना पड़ा। तो w बराबर v का वैल्यू रख लेंगे 0 to q, v का वैल्यू कितना है, q/c dq। 1/c कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से q dq। अब क्या होगा, क्योंकि d हटेगा, q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। तो w बराबर q इंटू क्यू क्या होगा, q स्क्वायर। और बाई c पहले से ही है, जितना ही पावर होता है इंटीग्रेशन उतने से क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, और लिमिट कितना है, 0 से q, ये लिमिट लगा देंगे। w बराबर 1/2c बाहर, q की जगह पहले अपर लिमिट, तो q की जगह q स्क्वायर, माइनस q की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, w बराबर क्या मिला, 1/2 q²/c। ये मिल गया क्या, कार्य। अब यही कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यही कार्य संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा होगी। और स्थितिज ऊर्जा हम लोग किसे यू से, यू बराबर क्या मिला, 1/2 q²/c। फिर सिंस q बराबर क्या होता है, c इंटू भी, संधारित्र के नियम से, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 q की जगह रखेंगे c इंटू भी, तो c स्क्वायर v स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, 5c, c से c कैंसिल। तो u बराबर क्या मिला, हाफ c v स्क्वायर। जैसे हाफ m v स्क्वायर गतिज ऊर्जा होता है, उसी तरीके से है हाफ c v स्क्वायर। तो किसी भी चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होता है, उस चालक को आवेशित करने पर बाह्य स्रोत द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि किसी चालक को आवेशित करना, चालक को आवेशित करेंगे तो उसका v बढ़ेगा, v बराबर q/c, क्योंकि यहाँ पे धारिता हमें मालूम है चालक की। फिर हम लोग क्या करेंगे, कार्य निकालेंगे तो पहले आवेश देंगे कितना, सूक्ष्म आवेश देंगे dq आवेश देंगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा, dw। ये विभव के परिभाषा से d क्या होता है, विभव बराबर w/q होता है। तो w बराबर क्या हो जाएगा, v × q। तो सूक्ष्म आवेश दिए हैं तो इसलिए v × dq है। ये छोटा सा कार्य करना पड़ा है सूक्ष्म रूप से आवेशित करने के लिए चालक को। हमको चालक कितना आवेशित करना है, q तक आवेशित करना, q तक आवेशित करने के लिए हमको कार्य कितना करना पड़ेगा, w। तो q कूलाम तक आवेशित करने के लिए कार्य कितना करना पड़ा, तो इंटीग्रेट कर देंगे पहले को, ये dw है, इंटीग्रेट कर देंगे। पहले इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, 0 से w तक, क्योंकि पहले आवेश 0 था, बाद में क्या हो गया, q आवेशित हुआ। तो पहले जब आवेश 0 तो कार्य कितना करना पड़ा, 0, बाद में q आवेशित हो गया तो कार्य कितना करना पड़ा, w। तो w बराबर इसको इंटीग्रेट करेंगे, q/c, v का वैल्यू समीकरण रखें, q/c dq। अब देखो q d के बाद q है, तो q केवल अंदर आएगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो 1/c बाहर हो गया, 0 से q dq, d हट जाएगा, इंटीग्रेशन का रूल होता है, d हटेगा तो q × q क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। और जितना पावर होता है उसे डिवाइड हो जाता है। और लिमिट कितना, 0 से q रख दिया हमने। q की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो q की जगह q रखेंगे, q स्क्वायर, माइनस q की जगह 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर, 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 q²/c। ये क्या हो गया, कार्य निकल गया। अब इसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, इसलिए हमने इसको w को क्या लिख दिया, u स्थितिज ऊर्जा का प्रतीक होता है। u बराबर हाफ q²/c, ये एक फॉर्मूला मिला। फिर q बराबर क्या होता है, c इंटू v, संधारित्र की धारिता से q बराबर c इंटू v, तो q की जगह c इंटू v रखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर स्क्वायर हो गया, कैंसिल, c से c, हाफ c v स्क्वायर, ये मिल गया संधारित्र की धारिता। के बीच वैद्युत ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो ऊर्जा घनत्व आप पढ़ेंगे द्रव्यमान घनत्व, तो क्या होता है कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकांक आयतन में संचित द्रव्यमान की मात्रा क्या बोलते हैं, द्रव्यमान घनत्व।
ऐसे ही एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व कहलाती है। किसी भी वस्तु की ऊर्जा घनत्व क्या होता है? वस्तु के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है? ध्यान से, ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा और बटे आयतन। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या निकालना? वैद्युत ऊर्जा घनत्व। यानी यहाँ पे जो ऊर्जा होगा वो कौन सा ऊर्जा होगा? वैद्युत ऊर्जा। तो एकांक आयतन में संचित वैद्युत ऊर्जा क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा घनत्व। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल यू से। यू ई मतलब इलेक्ट्रिक, यू ई। ये क्या होगा? वैद्युत ऊर्जा। अभी हमने वैद्युत ऊर्जा निकाला है कैपिटल यू अपान आयतन भी। तो ऊर्जा घनत्व यू बराबर क्या होता है? कैपिटल यू बाई कैपिटल भी। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल और पर मीटर क्यूब आयतन। तो ऊर्जा घनत्व जूल पर मीटर क्यूब। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। यहाँ पे क्या निकालना? संधारित्र की प्लेट के बीच वैद्युत ऊर्जा घनत्व। तो यानी कि किसी समांतर प्लेट के बीच में कितनी ऊर्जा संचित होती है? कैपिटल यू। यू बराबर अभी निकाला हाफ सी वी स्क्वायर। ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा, और यही ऊर्जा बटे आयतन कर देंगे। यहाँ पे विभव नहीं है, ये आयतन है, ठीक है, वॉल्यूम। आयतन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ऊर्जा घनत्व। तो हमको क्या निकालना है? कुल मिला जुला के ऊर्जा घनत्व निकालना है। वैद्युत ऊर्जा घनत्व तो हमें मालूम क्या होना चाहिए? ऊर्जा। तो चलिए, प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा तो संचित स्थितिज ऊर्जा भी हमने निकाला, स्थितिज ऊर्जा। संचित स्थितिज ऊर्जा यू बराबर कितना था? हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर। फिर सिंस सी बराबर प्लेट की धारिता सी बराबर क्या होता है? धारिता सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डी क्या होता है? प्लेटों के बीच की दूरी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो u बराबर क्या मिलेगा? हाफ सी की जगह क्या रखेंगे? के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी की जगह, और इंटू वी, विभव है भी। फिर हम लोग करते क्या है? डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 के एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लेते हैं, ए है, इंटू डी का हमने मल्टीप्लाई किया, और नीचे डी का क्या कर देंगे? नीचे भी डी का मल्टीप्लाई, डी इंटू डी क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। ये क्या हो गया? वी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। हमने क्या किया? डी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी डी का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी। तो ए इंटू डी, ए क्या है? क्षेत्रफल, डी क्या है? दूरी। क्षेत्रफल में जब दूरी से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आयतन। चूंकि क्षेत्रफल गुणे दूरी बराबर क्या होता है? आयतन। यानी कि ए और इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? आयतन। तो क्या मिलेगा? u बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? आयतन, और इंटू भी बाई डी का स्क्वायर, तो भी बाई डी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब विभव बटे दूरी क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। विभव बटे दूरी क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। चूंकि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या मिलता है? भी बाई डी। तब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? u, अब देखिए आयतन यहाँ पे भाग कर देंगे, u बटे आयतन बराबर क्या मिला है? 1/2 के एप्सिलॉन नॉट, भी बाई डी को क्या लिखेंगे? ई, और स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा, u बटे आयतन मतलब एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या बोलेंगे? ऊर्जा घनत्व। तो ये क्या हो जाएगा? ऊर्जा घनत्व u, स्मॉल यू ई, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यू ई बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये मिल गया। फिर यदि के बराबर क्या ले ले? ए, किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए। वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1, तो यू ई बराबर क्या मिल जाएगा? 1/2
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हो गया वैद्युत ऊर्जा घनत्व। हमने क्या किया, पहले ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा। तो हमको ऊर्जा पहले चाहिए, फिर आयतन चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक वैद्युत स्थिर ऊर्जा का फार्मूला लिखा, पीछे भी डिराइव किया गया, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ये ऊर्जा है, हाफ सी वी स्क्वायर। फिर हम धारिता के लिए निकालना, संधारित्र के लिए। संधारित्र के लिए धारिता क्या होता है, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका भी डेरिवेशन पीछे पढ़ चुके हैं। सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये धारिता है। धारिता वैल्यू जस्ट उठा के यहाँ पे हमने रख दिया समीकरण में, के एप्सिलॉन नॉट बाई डी वी स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि हमको आयतन चाहिए, तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा दूरी। यहाँ पे क्षेत्रफल तो है लेकिन दूरी नहीं है, तो हमने क्या किया, दूरी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, डी का ऊपर मल्टीप्लाई कर, डी का नीचे, तो ए इंटू डी हो गया, यहाँ पे डी प्लस था, डी स्क्वायर हो गया, तो ए इंटू डी ऐसे। फिर ए इंटू डी क्या हो गया, आयतन, यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल गुणा दूरी बराबर आयतन, यानी ए इंटू डी बराबर वॉल्यूम, वी एल वॉल्यूम। फिर u बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह है, ए इंटू डी की जगह हमने क्या लिख दिया, आयतन लिख दिया, v बाई डी दोनों के स्क्वायर हमने लिख दिया। फिर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, v बाई डी, विभव दूरी से भाग कर दे तो वैद्युत क्षेत्र मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आयतन का यहाँ पे गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग, तो ऊर्जा बटे आयतन हो गया, ये ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह, v बाई डी की जगह v बाई डी हमने क्या लिख दिया, ई स्क्वायर, तो क्या हो गया स्क्वायर। तब u एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा घनत्व यू ई, बाकी पूरा ऐसे लिखा गया है, यू ई बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। के का वैल्यू एक कब होगा, जब वायु या निर्वात की बात होगी तब, यानी प्लेटों के बीच में वायु हो या कुछ ना हो, तब के लिए के का मान एक होगा, तो यू ई बराबर के की जगह एक लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये मिल गया ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो चैप्टर हो गया खत्म। अब इसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।